हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्री बोर्ड 1 क्लास 10 का जो स्टैंडर्ड का पेपर है उसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपको पेपर जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होंगे, आप क्वेश्चन वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पहले यहाँ पे मैं एकदम से सारे के सारे यहाँ पे डाल देता हूँ नंबरिंग। तो हम लोग यहाँ पे पूरे के पूरे एमसीक्यू से लेके सेक्शन ई तक सब लोग कुछ सॉल्व करके दिखाएंगे। तो नंबर 1 में आपके पास कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो देख लीजिए, विनिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, लूजिंग की क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दीजिए, सीधा आपको मिल जाएगा 0.21। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास फर्स्ट का जी, दैट इज 0.21। नेक्स्ट आता है द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज्ड इन ऑर्डर। तो मिडल मोस्ट मतलब आपके पास मीडियन की बात कर रहा है, तो बी ऑप्शन में हो जाएगा आपके पास मीडियन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस आपको दे रखा है दोनों पॉइंट के बीच में, एक पॉइंट आपके पास 3 - 5 है, दूसरा है x, -5, डिस्टेंस आपके पास 15 है। तो देख लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए, x - 3 का स्क्वायर प्लस -5, एक फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस हो जाएगा आपके पास। तो देख लीजिए ये बन जाएगा 0, तो x - 3 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा 15। तो देख लीजिए रूट को शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको, x - 3 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर को शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, रूट और रूट आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा। तो प्लस माइनस 15 इक्वल टू x - 3 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 + 3, और दूसरी आ जाएगी -15 + 3। तो देख लीजिए -12 हो चुकी है एक, और एक 18 हो चुकी है। तो 18 और -12, 18 और -12, दैट मीन्स बी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास -12 और 18। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सा है हमारे पास। कहता है कि अगर cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू 0 है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, cos कितने पे 0 होता है, 90 पे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा आपके सबके। नेक्स्ट चाहिए आपके अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मतलब 90/2, जो कि हो जाएगा 45, और आपको cos 45 की वैल्यू चाहिए जो कि हो जाएगी 1/√2। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास डी, दैट इज 1/√2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो क्वेश्चन 5 में हमारे पास कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो डिप्रेशन निकालना है हमने, तो इस तरह से बनेगा। ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी आपके पास 30 डिग्री होगा, और टावर की हाइट 75 है, तो आपको निकालना है डिस्टेंस, मतलब ये वाला चीज निकालना आपको। ठीक है, एक्स रख लेते हैं, तो आएगा tan 30 = 75/x। tan 30 यू नो 1/√3 होता है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 75/√3। तो दैट मीन्स ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी, यहाँ पे 75/√3 हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं। रेशो आपको दे रखी है 5:2 की रेशो, और आपको दे रखा है यहाँ पे 0.4, -5, और ये है 1,2। तो अगर c मान लेता हूं उसको, तो cx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये फिगर याद रखिए, 5 × 1 + 2 × 4 डिवाइडेड बाई 5 2 7 हो जाएगा। तो 5 + 8 फिर 13/7 हो जाएगा आपका cx, और cy आपके पास आ जाएगा 5 × 2 10, और 2 × माइनस, तो -10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो 13/7, 0, दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 13/7, 0। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्या चाहिए आपको, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन बताया, तो कंडीशन याद रखिए, a1/a2 मतलब 3/6 इक्वल्स टू -1/-k, कट गया यहां से, और आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है 2। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, k = 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। तो देख लीजिए 8 में यहाँ पे छोटा सा कर देता है, यहाँ पे देख लीजिए, बताना है नेचर ऑफ रूट्स। तो देख लीजिए b² - 4ac आपको पता है नेचर ऑफ रूट्स के लिए होता है, तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 हो जाएगा आपके पास। तो -3 देखने को मिल रहा है, और -3 इज इमेजिनरी नंबर हो जाएगा जब रूट के अंदर लेंगे आप। नेगेटिव आ रहा है, d < 0 आ रहा है, तो आपके पास नॉट रियल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जब भी किसी डाटा को आप 2 से इंक्रीज करेंगे हर एक वैल्यू को, तो उसका मीडियन भी 2 से इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंक्रीज्ड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए, अगर आपने ट्रायंगल्स का एमसीक्यू वीडियो देख रखा है तो आपको जरूर से ये क्वेश्चन आराम से आता होगा, कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कि आपको ये पता करना है कि इसमें हमारे पास बीपीटी लग रहा है कि सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लग रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 10th क्वेश्चन में हमारे पास फिगर ऑलरेडी दे रखा है, ये देख लीजिए ध्यान से। ये डी लाइन है, और ये आपके पास बीसी लाइन है, और ये ए लाइन है। ठीक है, ये 5 है, ये 2.5 है,
और ये आपके पास 12 है, आपको ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो देख लीजिए आपको डी ई फाइंड आउट करनी है और बेस लाइन जब भी फाइंड करना है सिमिलैरिटी लगेगा। आपको ये बताता हूँ, ये एंगल ए दोनों में कॉमन है, छोटे और बड़े ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल ए डी ई जो होगा और ये वाला ऑल्टरनेट है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, तो इस लाइन की जब ए डी आती है तो इसकी आनी चाहिए ए बी इक्वल्स टू, अगर इसकी डी ई आ रही है तो उसकी आती है बी सी। सारी की सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्स बाई 12 इक्वल्स टू ए डी की वैल्यू है आपके पास 5 और इसकी वैल्यू 7.5 हो जाएगी। तो ये 50 बाई 75 इंटू 12 हो जाएगा आपके पास x। ठीक है, x आप माइनस कर सकते हैं, इसको देख लीजिए ध्यान से। तो 5 10 जा, 5 15 जा, 5 2 जा, 5 3 जा और 3 4 जा, तो 8 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 8 सेंटीमीटर लार्जर। तो याद रखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल। बीपीडी कब यूज करनी है, जब ये वाली और ये वाली साइड की बात करी जाए। जब साइड वाली साइड की बात की जाए तो ही आपको क्या करनी है, बीपीडी यूज करनी है, नहीं तो आपको याद रखिए हमेशा सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करना है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन में बात करता है आपके पास सम चाहिए आपको ग्रेटर देन 10। तो ध्यान से 36 केस आपको बनाने पड़ेंगे। 10 से बड़ा कब मिलेगा आपको, ध्यान से देख लीजिए। 1 की लाइन में तो कोई नहीं होगा, 2 की लाइन में भी कोई नहीं होगा, 3 की लाइन में कोई नहीं होगा, 4 की लाइन में आपको बस देख लीजिए 4,6 10 बनेगा। 5 की लाइन में देख लीजिए क्या बनता है, 5,6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 की लाइन में 2 ही आएंगे, 6,5 और 6,6। तो आपके पास 3 आते हैं, डिवाइड बाय 36 आता है, काट के आपके पास हो जाएगा 1/12। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, दैट इज योर 1/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फिगर ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, छोटी सी में फिगर है, जल्दी देख लीजिए ध्यान से, बना देता हूं यहाँ पे। ये रही फिगर हमारे पास, ये आपका डायमीटर है, आपको ये दे रखा है 40 और फाइंड आउट करना हमें CBA। आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देख लीजिए ध्यान से इधर पे, क्योंकि ये वाला 40 है तो ये 50 हो जाएगा। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90, तो याद रखिए 90 और 50, 90 50 140 हो गया, तो 40 आएगा आंसर आपका। तो 40 विल बी द राइट आंसर। तो 12 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 40 डिग्री। फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। एंगल रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर, तो ये पूरा 90 हो जाएगा। बाहर 40 है तो अंदर 50 रहेगा। एंगल इन सेमी सर्कल इज 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप ये वाला निकाल सकते हैं, आपको मिल जाएगा 40। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर किस तरह से मैंने किया इसको। नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट से कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। ओके, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की बात करता है। ए की वैल्यू -29 है, डी की वैल्यू आपके पास +3 है और आपको पूछता है ए एन आपके पास 61 है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 16। आपको 16 पूछा हुआ है। ठीक है, हमें बताना कि कौन सी नंबर टर्म आपके पास 16 है। तो ए एन इक्वल्स टू 16 आपको निकालनी है। ठीक है, बताना है हमें कौन सी टर्म हमारे पास 16 है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ए एन इक्वल्स टू 16, फॉर्मूला लगाइए a + n - 1 d इक्वल्स टू 16। ठीक है, सॉरी ये गलती से 16 लिख दिया, यहाँ पे 61 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आता है a की वैल्यू आपके पास आएगी -29 + n - 1 × 3 इक्वल्स टू 61। इसको प्लस कर देंगे 1 डाके 29 बन जाएगा। ठीक है, और ये प्लस कर लेंगे 6 और 90 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आपके पास मिल जाएगा ये हमारे पास n - 1 3 30 और 31 विल बी द राइट आंसर। तो n की वैल्यू 31 हो जाएगी। ठीक है, तो डी पार्ट दैट इज 31st टर्म। ठीक है, थोड़ा सा एरर है, ये 16 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 61 आपको पूछा हुआ है, ऐसा करके पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो 31st टर्म हमारे पास देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में देखिए हमारे पास क्या कहता है, एक रेक्टेंगल है जिसका x o y z है और x है -3 0, ये आपका 0 0 है, ये आपके पास है 0 4 और ये आपके पास है x, y। हमें डायगोनल पूछता है। डायगोनल आप यहां से तो नहीं निकाल सकते क्योंकि आपको x y की नहीं वैल्यू पता। तो x y की वैल्यू क्या होगी, √(x2 - x1) का स्क्वायर, तो होगा 0 + 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 + 16 25, 25 का अंडर रूट आप करेंगे 5 मिल जाएगा। तो दैट मीन्स 5 आपका आंसर रहेगा। और याद रखिए एक चीज हमेशा कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम या डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल। डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के वो हमेशा से क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि एक डायगोनल की वैल्यू दूसरे डायगोनल की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ दो ट्राइंगल के पेरीमीटर, एक एबीसी है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है PQR। इनकी रेशो जो है 56/48 है। तो याद रखिए जो रेशो साइड्स की होती है वही रेशो आपकी इसकी भी होती है। तो PQ और AB की चाहिए। याद रखिए AB वाला ट्राइंगल नीचे लिखा है,
तो इसकी रेशियो नीचे लिखिए 56 और ऊपर आ जाएगा 48। तो 8 6 जा 8 7 जा, तो 6/7 हो जाएगा। ध्यान से इसको याद रखिए, गलती मत करिए बिल्कुल भी। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 6/7। फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे पेरीमीटर जो होती है और जो साइड्स की रेशियो होती है वो हमेशा सेम होती है। तो पेरीमीटर की रेशियो देख लीजिए हमारे पास क्या आ रही है, ये 7/6 आ रही है। लेकिन एक चीज याद रखिए, यहाँ पे पी क्यू ऊपर लिखा है, ए बी नीचे लिखा है, तो एबीसी ट्राइंगल नीचे जाएगा और पी क्यू आर ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ यहाँ पे बढ़ता हूं मैं। तो 16 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। 16 में हमारे पास अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल। तो दो इरेशनल नंबर √16 और √4 तो नहीं होगा। नेक्स्ट √5 और √2 मल्टीप्लाई करके √10 आता है, जो कि इरेशनल होगा, तो नहीं हो सकता। √3 और √27 की बात करूं ऑप्शन सी की, तो इसको 3√3 ले सकते हैं और इसको √3 ले सकते हैं। दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा 3 × 3 दैट इज 9। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सी पार्ट दैट इज योर √3, √27। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, आपको मालूम चल गया होगा। नेक्स्ट भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको मे बी इस क्वेश्चन करने में। तो देख लीजिए हमारे पास दो को प्राइम नंबर है, तो पी क्यू अगर को प्राइम है तो इनका एलसीएम क्या होना चाहिए, इसका एलसीएम पी क्यू होना चाहिए और एचसीएफ क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, और एलसीएम क्या होता है, पी क्यू होता है, याद रखिए वही होता है। अब हमारे पास क्या रखा है, इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ हमें दे रखा है, हाँ सॉरी एलसीएम दे रखा है 221, तो मतलब P इंटू क्यू इक्वल टू 221 है। तो ऐसे दो प्राइम नंबर्स बताइए जिनको मल्टीप्लाई करके 221 आता है, और याद रखिए P जो है वो Q से यहाँ पे बड़ा है। तो देख लीजिए हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 13 और 17 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास 13 और अगर 17 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखने को मिल सकता है मेरे पास 13 इंटू 17 170 और 51, हाँ तो बिल्कुल यही आता है हमारे पास। तो ये दोनों पेयर हैं, इसमें से बड़ा वाला जो होगा वो P बनेगा और छोटा वाला जो है वो Q बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू आपको पूछी हुई है किसकी, 3P माइनस Q की। तो 3 इंटू 17 माइनस 13 कर देंगे, 17 3 51 में से 13 निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास 38, यहाँ पे राइट आंसर। तो 38 341 51, ठीक है, तो 38 विल बी द राइट आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 38। फिर से बता रहा हूँ एक बार क्या है, अगर दो नंबर हमारे पास को प्राइम है तो याद रखिए को प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा होता है 1 और उनका एलसीएम होता है उन्हीं प्रोडक्ट के बराबर, जो उनका नंबर है उन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, एलसीएम पीक्यू हो जाएगा और पीक्यू की वैल्यू 221 दे रखी है। दो ऐसे प्राइम नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 221 आता है वो यही मिलेगा आपको 13 और 17। ठीक है, इससे बड़े नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप इनको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। तो इनमें से बड़ा वाला ले लेंगे आप 17 और छोटा वाला ले लेंगे 13। ठीक है, ध्यान रखिए यहाँ से हमें P की वैल्यू 17 मिल गई, बाकी उसके बाद मैंने पुटी किया 3P माइनस Q वाली इक्वेशन में और आपको मिल जाएगा 38 एज द राइट आंसर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो 18 में हमारे पास कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले में देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास स्क्वायर नजर आएगी, ध्यान से देख लीजिए, मैं बिल्कुल करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर नहीं आ रहा, तो ये तो क्वाड्रेटिक बनेगी बिल्कुल। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आपका बनेगा स्क्वायर और यहाँ बनेगा 9x स्क्वायर, तो आपका स्क्वायर वाली टर्म बचेगी, तो ये भी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। इधर आइए देख लीजिए, एक्स क्यूब दिख रहा है आपको और यहाँ पे भी एक्स क्यूब दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्यूब क्यूब दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक बनेगी, करके देख लीजिएगा। इसमें आ जाएगी, देख लीजिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर जो बनेगा और यहाँ का जो एक्स स्क्वायर होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप चेक कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट भाई असर्शन रीजन आता है क्वेश्चन 19 में। तो 19 में पढ़ता हूं, देख लीजिए ध्यान से, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट दी एंड्स ऑफ द डायमीटर आर पैरेलल। बिल्कुल सही बात है भाई, हमेशा पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट कहते हैं डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, बट क्यों होते हैं वो पैरेलल, क्योंकि उसमें अल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल बनते हैं। उसका रीजन नहीं दे रखा क्योंकि रिलेशन नहीं है, तो इसलिए बी आना चाहिए इसका राइट आंसर। मतलब दोनों इंडिविजुअली तो ट्रू है, बट ये जो रीजन है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। रीजन होने के लिए इसको क्या होना चाहिए कि भाई आपके जो अल्टरनेट एंगल्स है वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेस द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं होता। तो देख लीजिए, एक मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन असर्शन कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो असर्शन बिल्कुल गलत है। और बचा रीजन, रीजन याद रखिए हमेशा, ये मैंने आपको कंसेप्ट क्रक्स में बता रखा है कि मैक्सिमम जीरोस जो होते हैं किसी के, याद रखना, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक है, तो रीजन बिल्कुल ट्रू है बट असर्शन गलत है, तो इसलिए ऑप्शन आना चाहिए आपके पास डी। तो ये थी हमारी सेक्शन ए खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट सेक्शन बी हम लोग करेंगे इसके बाद। ठीक है, आई होप दे सारे एमसीक्यू आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ।
तो चलिए बात करते हैं सेक्शन बी की। यहाँ पे सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं हम लोग। 21 में कह रहा है हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द 70 एंड 125। 70 और 125 को डिवाइड करके रिमाइंडर देता है आपका 5 और 8। तो याद रखिए यहाँ पे लार्जेस्ट पूछा है तो मतलब इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने से पहले आपको इनको माइनस करना पड़ेगा इनके रिमाइंडर से, सो दैट ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो 125 माइनस 8 117। नाउ एचसीएफ निकालना पड़ेगा इन दोनों नंबर्स का, 65 और 117 का। आप निकाल के देख सकते हैं, इसका आंसर 13 आपको देखने को मिल जाएगा। सो आंसर शुड बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी। आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 8 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 12। तो आपको पता ही है हमारे पास, वी नो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास पॉलिनोमियल बन चुका है ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसको अगर स्प्लिट करते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह से देखने चल जाएगा। तो x माइनस 6, x माइनस 6 और माइनस 2। तो यहाँ से कर लीजिए x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी अगर आप इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 23, जो कि हमारे पास ट्राइंगल से रिलेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास फिगर दे रखी है। तो फिगर मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देख लीजिए 23 में हमारे पास कहता है, 23 में हमारे पास दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू और ए सी इज पैरेलल टू पी आर। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। इसके लिए पहले हमारे पास ट्राइंगल है, वो बना लेते हैं हम लोग छोटा सा। तो ये फिगर हमारे पास गिवन है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से हमारे पास है। ठीक है, तो ये आगे आपके पास पी क्यू आर, बीच में हमारे पास ओ है, ये बी सी है और ये हमारे पास ए। तो देख लीजिए प्रूफ कर रहा हूं सबसे पहले। इन ट्राइंगल ए बी और पी क्यू, हमारे पास ए बी और पी क्यू आता है पीओ क्यू में। पीओ क्यू में हमारे पास ए बी पैरेलल टू पी क्यू है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास रेशियो बन जाएगी ओ ए डिवाइड बाई ए पी इक्वल्स टू ओ बी बाय बी क्यू। कैसे हो गया, बाय बीपीटी हो गया। इसको डाल दीजिए नंबर 1। इन ट्राइंगल दूसरा ए सी और पी आर किस में आ रहा है, ए सी और पी आर आप किस में आ रहा है, तो ट्राइंगल लिख देंगे पी ओ आर। तो यहाँ पे हमारे पास पी ओ आर में ए सी इज पैरेलल टू पी आर है। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास हो जाएगा ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये भी कैसा हुआ, बाय बीपीटी हुआ। और अगर आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास हो चुका है। आपके पास दोनों कंपेयर कर लीजिए, बनता है ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर। और यहां से हो जाएगा दिस इंप्लाइज ओ बी और ओ सी मिला के बी सी बनाएगी लाइन। तो बी सी इज पैरेलल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू आर हो जाएगा। और इसका रीजन जो आएगा वो आएगा हमारे पास बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इसी के साथ ये वाला हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। हमने पहले भी किया है, बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। तो हमने बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यहाँ पे यूज किया है। जो भी लाइंस आपको गिवन है उसी से हमने यूज करना है कि कौन कौन सा हमारा ट्राइंगल बनता है। पहले हमने पीओ क्यू लिया, फिर हमने पीओ आर ट्राइंगल यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे 23 के और वाले क्वेश्चन की। तो 23 का जो और है उसकी भी फिगर मैं ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे हमारे पास ये एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल हमारे पास कुछ इस तरह से है। और हमें बोल रखा है यहाँ पे गिवन दे रखा है, हमें टू प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। और यहाँ पे बता रखा है ए बी इक्वल टू ए सी है। तो ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। तो प्रूफ कर रहा हूं यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का नाम लिखता हूं ए बी डी और ट्राइंगल ई सी एफ। अब ए बी डी में आप देख लीजिए ये एंगल 1 आ रहा है, और ई सी एफ में अगर आप देखते हैं तो ये वाला एंगल 2 आ रहा है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आएगा, रीजन 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है और ए बी के अपोजिट आ रहा है एंगल सी और ए सी के अपोजिट आ रहा है एंगल बी। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी था और एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स था। तो दिस इंप्लाइज हमारा जो ट्राइंगल है वो ए बी डी वो सिमिलर हो चुका है हमारे पास। किसके सिमिलर हो चुका है, ट्राइंगल ई सी एफ के। और यहाँ पे रूल जो आएगा वो आएगा डबल ए सिमिलैरिटी।
क्योंकि हमने दोनों एंगल्स यूज किए बाय डबल ए सिमिलैरिटी। तो फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, दोनों ट्राइंगल्स जो हमें दे रखे हैं उसका एक एंगल 1 इसका भी 90 है और उसमें एंगल 2 90 था। नेक्स्ट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आ रहा है। एंगल बी जो है वो फर्स्ट वाले में आ रहा है, एंगल सी इसमें आ रहा है, क्योंकि एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन था, इजी था दोनों और पार्ट, आई एम श्योर आपको क्लियर हो चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं यहाँ पे। तो 24 आपका रिलेट करता है ट्रिग्नोमेट्री से। आपको वैल्यू पूछी है 2√2 cos 45 sin 30 प्लस 2√2 sin cos 30। तो इसकी वैल्यू पूछी हुई है, तो सिंपली वैल्यू पुट कर लीजिए। cos 45 आपको पता होना चाहिए 1/√2 होता है, sin 30 1/2 होता है और cos 30 √3/2 होता है। यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, √2 कैंसिल, 1 × 1 1, √3 3 बन जाएगा और आंसर आ चुका है 4। और इसी का मैं और पार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। और पार्ट में बोलता है आपको sin a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, a की जगह 60 पुट करना है और b की जगह 30 पुट करना है। तो 60 प्लस 30 होता है 90, sin 90 आपके पास 1 हो गया। ये आपके पास LHS आ चुकी है। नेक्स्ट आपको RHS चाहिए। RHS में बोलता है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो आपको जैसे कि वैल्यू दे रखी है हमारे पास, sin a की जगह आप वैल्यू पुट कर लीजिए 60 और b की जगह आप वैल्यू कर लीजिए 30। तो यहाँ पे हम लोग जैसे पुट करते हो sin 60 होता है √3/2 और यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे आता है 1/2 × 1/2। ठीक है, तो ये बन गया 3/4 प्लस 1/4, जो कि जगह 4/4 काट के 1 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड हो गया है हमारे पास। यही हमें प्रूव करना था। तो आई एम श्योर ये आपको चीज क्लियर हो चुकी होगी, काफी इजी क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। मेरे पास फिगर ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। तो देख लीजिए, एक सर्कल है जिसको सर्कमस्क्राइब किया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल ने और उसका नाम दे रखा है आपको ABCD और आपसे वैल्यू दे रखी है हमारे पास। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? AB की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर और CD की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और आपको AD फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले याद रखिए, आपको ये तो पता होना चाहिए AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC होता है, बट ये आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये MCQ नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको नाम देते हैं PQRS। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखूंगा सिंस A, B, C, D आर एक्सटीरियर पॉइंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट्स, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, AP इक्वल्स टू AS हो जाएगा। नंबर 1 डाल देंगे इसको। नेक्स्ट B से निकलते हैं BP और BQ। याद रखिए BP वहीं रखना है जहां पे आपने AP रखा है, तो BP यहां पे आएगा और BQ यहां जाएगा। इसी तरह से आपके पास C से आएगा CQ और CR, CQ यहां लिखना है और CR यहां पे लिखना है। और इसी तरह से आपको D आएगा हमारे पास, DR इक्वल्स टू DS। तो क्या आएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। और जैसे ये देख लीजिए, आप ये ऐसे कर लेते हैं तो लिख लीजिए एडिंग। जैसे ही ऐड करते हैं 1 2 3 एंड 4 को, तो जैसे ही आप ऐड करते हैं तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR और यहाँ पे आ जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो यहाँ से बन जाएगा BC प्लस AD और यहाँ से बन जाएगा AB प्लस CD। अब AB और CD की वैल्यू आपको दे रखी है 6 प्लस 8 इक्वल्स टू 9, सॉरी AD प्लस 9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 14 माइनस 9, तो आपकी AD की वैल्यू आ चुकी है 5। तो AD इक्वल टू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बुक का ही क्वेश्चन है, यहां तक आपको सेम यही चीज करनी है, शॉर्ट में करनी है क्योंकि नंबर 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, एक चीज याद रखिए, आपको डायरेक्ट ये रिलेशन यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज दिस इज योर 2 मार्कर। वो आपको तब याद रखना है जब आपका ये MCQ आता है। याद रखिए, इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों साइड्स का जो सम होगा और इन दोनों साइड्स का जो सम होगा वो सेम आता है, लेकिन आपको तब यूज करना है जब आपको MCQ आए, नहीं तो आपको इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर सेक्शन C से क्वेश्चन नंबर 26। ओके, सेक्शन C की बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास जो रिलेट करता है हमारे पास चैप्टर 1 से। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास फ्रेंच के जो टीचर्स हैं वो हमारे पास 48, हिंदी वाले हैं 80 और इंग्लिश वाले हैं 144। और देख लीजिए, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ टीचर्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और आपको बताने हैं कि कितने रूम्स हमें रिक्वायरमेंट है अगर एक रूम में एक ग्रुप रखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना, सेम नंबर, एग्जैक्ट नंबर आपको याद है, तो सबसे पहले आपका काम है HCF निकालना। इन सबका HCF अगर आप निकालते हैं तो ये 16 से डिवाइड होते हैं सारे के सारे, देख सकते हैं आप। तो ये बन जाएगा 16 × 3,
यह बन जाएगा 16 इंटू 5, या आप यूं भी कह सकते हैं सबको 16 से डिवाइड कर लीजिए। तो देख लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ रूम्स आ जाएगा हमारे पास। फ्रेंच के लिए हो जाएंगे 48 डिवाइड बाय 16, मतलब 3 रूम्स चाहिए यहाँ पे। हिंदी के लिए 80 डिवाइड बाय 16, मतलब 5 रूम चाहिए। और इंग्लिश के लिए 144 डिवाइड बाय 16, दैट इज 9 रूम चाहिए। तो टोटल रूम्स हमारे पास आ जाएंगे, आप इनको प्लस कर लीजिए, 3 + 5 + 9, और ये हो चुका है 17 रूम्स। देख लीजिए, फिर से बताता हूं, यहाँ पे हमारे पास फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश के कुछ टीचर्स हैं, और हमें करना क्या है इसमें, करना ये है कि हमें इनके ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स इस तरह से बनाने हैं कि हर ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए और एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए। मान लीजिए अगर आप फ्रेंच के ग्रुप बनाते हैं तो उसमें इंग्लिश का टीचर या हिंदी का टीचर नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए, सबसे पहला काम था सेम नंबर वर्ड, टैग वर्ड्स हैं, आपको याद रखने हैं। जब भी आपको ये टैग वर्ड मिल जाए, सेम नंबर, एग्जैक्ट नंबर, तो आपका सबसे पहला काम होता है आपको निकालना HCF। तो HCF निकाला, इन सबका हमारा निकला 16। अगर आप 16 से हर एक को डिवाइड कर देते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि हर एक के जो है, हर एक सब्जेक्ट के जो ग्रुप्स हैं वो कितने बनेंगे। तो फ्रेंच के 3 बन रहे हैं, हिंदी के 5 बन रहे हैं, इंग्लिश के 9 बन रहे हैं। नाउ क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको एक ग्रुप को एक रूम देना है, तो दैट मींस यहाँ पे टोटल ग्रुप बन रहे हैं 17। तो आपको कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट है, आपको 17 रूम्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। सिंपल से प्रूफ है, AOB प्लस एंगल COD का आपको 180 प्रूफ करना है। देख लीजिए, बुक का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ पे। अगेन आपके पास एक सर्कल है जिसको सर्कमस्क्राइब किया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल ने, और उसका नाम जो है क्वाड्रिलेटरल का, वो हमेशा की तरह इस बार भी ABCD ही नाम दे रखा है। और बीच में जो पॉइंट है उसका नाम है O। आपको बताना है कि ये जो अपोजिट एंगल्स हैं, सेंटर में जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री बना रहे हैं। तो देख लीजिए, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ जोड़ करेंगे। तो देख लीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट PQRS बना देता हूं। तो देख लीजिए, ये राइट हैंड कॉर्नर लिया, यहां से 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा प्रूफ में, इन ट्राइंगल OPC एंड ट्राइंगल OQC। तो देख सकते हो OP इक्वल टू OQ बन जाएगा, ठीक है, नंबर 1 रेडियाई। नेक्स्ट OC इक्वल टू OC कॉमन आ गया है, और क्या आ जाएगा आपके पास, CP इक्वल टू CQ, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो देख सकते हो बाय SSS ट्राइंगल OPC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्राइंगल OQC के। तो बाय CPCT एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, ठीक है। तो आप सिमिलरली से लिख सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरली आपके पास जो अगले ट्राइंगल है, ट्राइंगल OQB जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ORB के, और ट्राइंगल ORA जो है कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल OSA के। और जो ट्राइंगल आपके पास दिखता है यहाँ पे हमारे पास OSD जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, OPD के। और ये सारे क्या आएगा बाय SSS। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय CPCT एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो हो गया 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसको डाल सकते हैं अब नंबर 2। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 होता है। कंप्लीट एंगल है, रीजन याद रखना है, कंप्लीट एंगल। नाउ किस किस की रिक्वायरमेंट है हमें, 1 और 8 और 5 और 4 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरे को बनाना है 1 और 8 को टिक लगा लीजिए और 4 और 5 को टिक लगा लीजिए, बाकी को कन्वर्ट कर लीजिए। तो देख लीजिए एंगल 1, इसको एंगल 1 करता हूं। नेक्स्ट 3 को कन्वर्ट कर सकता हूं 4 में, और 6 को कन्वर्ट कर सकता हूं 5 में, और 7 कन्वर्ट कर सकता हूं 8 में, इक्वल टू 360 हो चुका है। यहाँ पे सब में देख लीजिए 2 बार रिपीट हो रहा है हमारे पास। एक बार दिखा देता हूं, मेरे को थोड़ा सा छिप गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या दिख रहा है हमारे पास, एंगल 1 एंगल 1, 2 एंगल 1, 2 एंगल 4, 2 एंगल 5 और 2 एंगल 8 इक्वल टू 360। सब में 2 कॉमन है, ठीक है। एंगल 1 एंगल 8 के साथ रहेगा क्योंकि वो दोनों ऐड हो सकते हैं। तो देख लीजिए ऐसे करने से ये 2 शिफ्ट हो जाएगा, 1 आ जाएगा 180। तो पीछे रहेगा एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो बन चुका है एंगल 1 और 8 मिला के एंगल COD, और इसको मिला के बन चुका है एंगल AOB इक्वल टू 180, जो हमें चाहिए था, हेंस प्रूफ। तो ये 5 मार्कर तब आएगा जब आपको फिगर नहीं गिवन होगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन 3 मार्कर में ही जाएगा। तो याद रखिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके और वाले पार्ट की तरफ। एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से, आई होप ये क्लियर हो गया। इस ट्राइंगल को हम RHS से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 प्रूव करना है तो आप इसको RHS कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं। ओके, तो 27 का जो और वाला पार्ट है हमारे पास, ये बुक का ही क्वेश्चन है, बस हमने वैल्यूज यहां पे चेंज कर दी है, ठीक है। तो अगर आपको याद है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे,
आप सर्कल्स वाला देख सकते हैं, यहाँ पे शायद AOB नाम दिया था और यहाँ पे नाम चेंज कर दिया इसका, और यहाँ पे लिख दिया है हमारे पास POQ। आपको बताना है एंगल POQ इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आई होप ये आपको आता होगा, तो इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आप इसको कर लेंगे, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये आपको सर्कल्स में मिल जाएगा, सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, आप जरूर से देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन 28 कर रहा हूं, ये और वाला पार्ट आप खुद कर लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए, हमें क्या दे रखा है, AN की वैल्यू अगर 4 है, D की वैल्यू 2 है, SN की वैल्यू -14 है, तो आपसे बोलता है N फाइंड आउट करने के लिए और A फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो AP का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले AN लिखता हूं, तो AN का फॉर्मूला होता है A + N - 1 × D। तो A की वैल्यू है, AN की 4 है, N नहीं पता और ना ही आपको A पता है, तो उसको रहने दीजिए एज इट इज। तो ये हो चुका है हमारे पास, ये हो जाएगा 4 और 2 6 हो गया, प्लस 2N, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लीजिए, 6 - 2N आ चुका है, इसको डाल दीजिए नंबर 1। नेक्स्ट SN का फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा वाला लगाऊंगा, फर्स्ट वाला लगाऊंगा, क्योंकि हमारे पास D अवेलेबल है। तो ये हो चुका है N/2 2A + N - 1D। SN की वैल्यू आपकी आती है -14, N की जगह नहीं पता आपको, A की जगह वैल्यू पता है 6 - 2N है, पुट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको यहीं पुट करना है, अगर आपको नहीं समझ आता पूरा सॉल्व कर लीजिए, फिर कंपेयर कर लीजिए इक्वेशन को। तो D की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि 2 यहाँ से कॉमन निकलता है, 2 निकाल लीजिए बाहर, तो जैसे ही 2 बाहर निकालता हूँ, पीछे रहता है 6 - 2N + N - 1, ठीक है। यहाँ से 2 कैंसिल, अब बच गया 6 - 2N + N - 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये आ चुका है आपके पास 6 - 1 मतलब 5 - N, तो हो चुका है 5N - N² -14, तो सबको एक साइड दीजिए, N² -5N -14 = 0। स्प्लिट कर सकते हैं, आपको तो कर सके देख सकते हैं हम, 7 to 14 होता है हमारे पास, तो -7N + 2N -14 = 0। तो यहाँ से आप N की वैल्यू निकाल लीजिए, एक आएगी 7, एक आएगी -2, जो कि हो जाएगी -2 वाली रिजेक्टेड, तो N की वैल्यू 7 है, तो N = 7 आ चुका है। तो अगर आप पुट करते हैं इसको फर्स्ट में, देन A = 6 - 2 × 7, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 6 - 14, तो A की वैल्यू हो चुकी है -8, ठीक है। तो आपके पास A की वैल्यू आती है -8, और जो हमारे पास D की वैल्यू आती है, सॉरी N की वैल्यू आती है, वो 7 आती है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 28 आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट 28 का एक और वाला पार्ट भी है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। वो बुक का ही क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं फिर भी एक बार सॉल्व कर देता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 28। ओके, तो 28 का जो और वाला पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे प्राइजेस की बात हो रखी है, हमारे पास टोटल जो प्राइस है वो 700 है और हमें 7 बच्चों में बांटना है, तो N = 7 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बोलता है हर प्राइस की जो कॉस्ट है, फर्स्ट प्राइस आप अगर X ले लेते हो तो सेकंड प्राइस उससे 20 रुपए कम है, नेक्स्ट उससे -40, इस तरह से चलते जा रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमें सारे प्राइजेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, AP बन रही है, तो A की वैल्यू आपकी आती है X और D की वैल्यू आप देख सकते हैं -20 है, N की वैल्यू 7 है, मैंने ऑलरेडी बताया। सम का फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला लगाऊंगा, N/2 2A + N - 1 × D। तो यहाँ से SN की जगह 700 रखते हैं, N की जगह 7/2 2 × X + 7 - 1 मतलब 6 हो जाएगा, और D की वैल्यू आएगी -20, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं आप, तो ये 700 हो जाएगा, और ये बन चुका है आपके पास 200, 2x - 6 × 120, ठीक है। 120 को हो जाएगा 320 / 2 हो गया 160, तो x की वैल्यू 120 है। तो देयरफॉर फर्स्ट प्राइस आपके पास आ चुका है 160, और सेकंड प्राइस आएगा 140, ठीक है। फिर आपके पास आएगा 120, 100, और इसके बाद 80, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, ठीक है। 60 और आपके पास आ गया 40, सबको प्लस करके देख सकते हैं आप लोग। ये हो गया 300, 420, 520, 600, और ये हो गया 700, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा किस तरह से हमने किया। मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है, बट इतना भी करेंगे आप चल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइस को मैंने लेट किया, लेट फर्स्ट प्राइस इक्वल्स टू ₹X। सबके साथ रुपीस लगाना बहुत जरूरी है। टोटल प्राइस आपको 700 रुपए बांटना है, कितने बच्चों में बांटना है, 7 बच्चों में बांटना है, और आपको फर्स्ट जो है वो आपको नहीं पता, आपको सारे प्राइजेस की वैल्यू निकालनी है। तो पहली मैंने X मान ली, हमें बता रखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी कि जो दूसरा प्राइस है वो पहले वाले प्राइस से 20 कम है, तो तीसरा वाला प्राइस पहले वाले से कितना कम हो जाएगा, 20 इससे कम, तो स्टार्टिंग से कितना कम हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरह से आपके AP बन जाएगी। तो आपको A की वैल्यू X है, D की वैल्यू -20 है क्योंकि कम हो रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है AP, और N की वैल्यू 7 बच्चे हैं तो N की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बनते हैं। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसकी वर्टिसेस A B C D की वैल्यू हमें दे रखी है, और हमें फाइंड आउट करना है। A की वैल्यू है -2, 1,
बी की वैल्यू है a,0 और सी की वैल्यू है 4,b और डी की वैल्यू है 1,2। हमें फाइंड आउट करना है ए और बी की वैल्यू। तो देख लीजिए, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये याद रखना आपको। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेक ओ एस मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, पहले एसी का मान लेते हैं। तो ओ की हमारे पास वैल्यू आएगी एसी के जरिए -2 + 4 डिवाइड बाई 2 और हो जाएगा 1 + b डिवाइड बाई 2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नंबर 1 डाल दिया इसको। इसी तरह से टेक ओ एस मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, अगली बार बीडी का ले लेते हैं। तो बीडी की जरिए हमारे पास वैल्यू आएगी 1 + a/2। ठीक है, और क्या जाएगा हमारे पास 2 + 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं दोनों कंपेयर करूं तो ध्यान से लीजिए, 1 और 2 को कंपेयर करते हो तो आता है -2 + 4 डिवाइड बाई 2 = 1 + a डिवाइड बाई 2। 2 कैंसिल यहाँ से, यहाँ चुका है 2 = 1 + a, तो a की वैल्यू आ चुकी है 1। ठीक है, और b की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से कंपेयर करके। क्या निकलता है, 1 + b डिवाइड बाई 2 = 2/2। 2 कट गया तो b की वैल्यू है 2 - 1 दैट इज 1। तो a1 b1 आ चुका है। नेक्स्ट हमसे कहता है आपको निकालनी है वैल्यू, तो यहाँ पुट कर लीजिए 1 0 और यहाँ पे कर लीजिए 4 1। नेक्स्ट आपको ab की वैल्यू निकालनी है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है क्योंकि हमें साइड्स पूछी है। तो 1 - -1 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, तो √10 आ चुका है। अब बीसी भी निकाल सकते हैं। बीसी हमारे पास आएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर, जो कि अगेन √10 आता है। ठीक है, तो साइड्स हमारे पास निकल चुकी है। एक आई है √10, दूसरी साइड √10 आई है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हम लोग टैग वर्ड से आपको याद रखना है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है पैरेललोग्राम का जिसमें आपको वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है, तो आपको याद रखना है कि आपको हमेशा क्या अप्लाई करना है, आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहले ये चीज लिखिए, उसके बाद ही सारी चीज अप्लाई करिए। इसके बिना आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके हो सकता है थोड़े से मार्क्स हट जाए। तो आपको पहले प्रॉपर्टी मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम लोग। तो 30 जो है वो रिलेट करता है ट्रिग्नोमेट्री से हमारा। देख लीजिए हमारे पास क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है और उसके ऊपर टावर है, टावर ए बी, और ये लगा दिया सी। इसकी हाइट रख लेता हूं मैं h मीटर। इस h की वैल्यू आपको निकालनी है। एक पॉइंट लेना है ग्राउंड पे, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, गर्दन यहां उठेगी ज्यादा तो यहां आएगा 45 डिग्री और नीचे वाला छोटा वाला 30 डिग्री है हमारे पास। फाइंड क्या करना है, सॉरी ऊपर वाला 60 है, नीचे वाला 45 है। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ टावर। तो टावर की हाइट h ने लेट कर ली है। ठीक है, ये टावर है बता दीजिए और ये बिल्डिंग है आपकी बता दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 90 वाले ट्रायंगल देखेंगे। तो एक आ रहा है ACD और दूसरा है BCD। ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें BCD में पता है, इन राइट ट्रायंगल BCD। tan लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस निकालनी है। तो आएगा BC डिवाइडेड बाई CD। तो BC की वैल्यू 20 है, CD की वैल्यू नहीं पता, तो CD की वैल्यू से 20 मीटर निकल चुकी है। नेक्स्ट आपको लेना है इन राइट ट्रायंगल, बड़े वाले का नाम ले लीजिए जो कि है ABC। ठीक है, ACD। ठीक है, क्या आएगा अगली बार tan 60 आ जाएगा और आ जाएगा AC डिवाइडेड बाई CD। AC की वैल्यू है h + 20 और CD वैल्यू 20 है। tan 60 आपको पता होना चाहिए √3 होता है, तो आएगा 20 √3 - 20 = h, तो हो जाएगा 20 √3 - 1 मीटर इक्वल टू हाइट। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर हमारे पास आ जाएगी 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। प्रेजेंटेशन ध्यान से देखिए, फिगर ध्यान से देख लीजिए। फिगर में आपको क्लियरली मेंशन करना होना चाहिए कि आपका टावर कौन सा है, बिल्डिंग कौन सा है। टावर को आपने h मीटर लेट किया, बिल्डिंग की हाइट ऑलरेडी दे रखी थी 20 मीटर। ऑलवेज टेक राइट ट्रायंगल्स, जो कि जैसा कि मैं आपको कहता हूं हमेशा 90 वाले ट्रायंगल से काम कर लीजिए। तो 90 वाले मैंने ट्रायंगल लीजिए और जब तक वर्ड फिक्स नहीं लिखा हो तब तक इसके ऊपर नहीं बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में टैग वर्ड्स ध्यान रखिए। टैग वर्ड रखा है कि जो टावर है वो फिक्स है बिल्डिंग के ऊपर, तो बिल्डिंग ऑब्वियसली बात है नीचे होगी और टावर उसके ऊपर ही फिक्स होगा। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 31, जो कि रिलेट करता है प्रोबेबिलिटी से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास कहता है कि हमने 3 कॉइन्स टॉस किए हैं। तो सबसे याद रखिए, एक कॉइन करते हैं तो हेड और टेल आता है, 2 कॉइन करते हैं हेड टेल टेल हेड और टेल टेल आता है, 3 कॉइन्स करते हैं तो सबके पीछे याद रखिए एक बार h लगा दीजिए, STH लगा दीजिए, THH TTH, सबके पीछे HS लगा दिया। अगली बार सबके पीछे टेल लगा दीजिए, तो आपके पास रिमेनिंग सारे देखने को मिल जाएंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहला पार्ट हमारे पास कहता है कितना चाहिए हमारे पास, हमें चाहिए एग्जैक्टली 2 हेड्स। आपको सिर्फ 2 हेड्स चाहिए। ठीक है, जब भी आपको 2 हेड्स चाहिए तो कैसे होगा, 2 हेड्स हमारे पास कितना आ रहा है, 2 एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली वर्ड लगा, सॉरी, तो एग्जैक्टली वर्ड लगा के रख लीजिए। 1 आ गया, 2 आ गया और आपके पास
3 आ गया, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको चाहिए P एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स होता है 2 या 2 से ज्यादा। 2 या 2 से ज्यादा आपके पास जो भी हेड आएंगे तो वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, ध्यान से देख लीजिए। 2 या 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा है बिल्कुल काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 2 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये काउंट नहीं होगा। 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, तो आ चुका है 1 2 3 4, तो 4/8 हो गया, जिसको काट के 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट, एटमोस्ट चाहिए 2 टेल्स। एटमोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल मतलब 2 या 2 से कम चाहिए टेल। ठीक है, तो 2 से कम टेल आ रहा है, बिल्कुल काउंट होगा। 2 से कम टेल है, बिल्कुल आ रहा है। 2 से कम टेल है, बिल्कुल आ रहा है। 2 से कम टेल है, 2 से कम, 2 2, सिर्फ एक ही नहीं आएगा, तो आपका आंसर है 7/8। याद रखिए, इसका गलत मत करिए। एटमोस्ट का मतलब होता है, फिर से लिख देता हूं, लेस देन और इक्वल टू। तो आपको 2 या 2 से कम चाहिए, और एटलीस्ट, एटमोस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है मोर देन और इक्वल टू। तो देख लीजिए, 2 या 2 से हेड ज्यादा चाहिए आपको हेड। तो देखिए, 2 वाले आपके पास 3 है, तो एक आपके पास 3 हेड वाला भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा, तो ये 1/2 आएगा, 7/8 आएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर डी की तरफ। उसके हम लोग 5 के 5 क्वेश्चन नेक्स्ट करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन डी आती है, सॉल्यूशन 32। पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ लीजिए। अ पैसेंजर while boarding the plane slipped from the stairs and got hurt. The pilot took the passenger in the emergency clinic at the airport for the treatment. Due to this, plane got delayed by half an hour to reach the destination 1500 km away in time, so that passenger could catch the connecting flight. The speed of the plane was increased by 250 km per hour than the usual speed. Find the usual speed of the plane. तो आपको स्पीड निकालनी है, आपको स्पीड लेट करनी पड़ेगी। लेट स्पीड ऑफ प्लेन फॉर स्पीड ऑफ यूजुअल स्पीड, आप ऐड कर लीजिए, यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल टू एक्स, यूनिट्स आपको लगानी पड़ेगी किलोमीटर पर आवर। केस 1, जब आपकी स्पीड नहीं चेंज हुई है, तो आपका टाइम आ जाएगा t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आप क्या है हमारे पास, कितना, 1500 है यहाँ पे, और डिवाइड कर देंगे स्पीड से, दैट इज योर एक्स। ठीक है, नंबर 1 डाल दीजिए। केस 2 में देख लीजिए, हमारे पास जो फ्लाइट है वो डिलेड हो गई है, उसके लिए हमने स्पीड बढ़ा दी है। तो न्यू स्पीड हमारे पास कितनी थी, न्यू स्पीड हमारे पास पुरानी वाली स्पीड से हमने कितनी बढ़ा दी, 250 बढ़ा दी है, तो x + 250 हो जाएगा, तो आ जाएगा x + 250। ठीक है, इसमें आपके पास फास्ट है और इसमें आपके पास स्लो है। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, इसमें स्पीड ज्यादा है और इसमें स्पीड कम है। तो देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां से देखिए क्या लिखता है, लिखता है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, टू रीच द डेस्टिनेशन इंक्रीज्ड बाय, लिख दिया इंक्रीज बाय वर्ड, तो हमारे पास यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो आपको पास कंपैरिजन में हमारे पास क्या करना है, क्वेश्चन जो स्पीड जिसमें टाइम बढ़ा है, बड़ा टाइम कौन सा होगा, स्लो के लिए ज्यादा टाइम होता है, तो t1 - t2 इक्वल टू, याद रखिए, आधा घंटा। तो आधा घंटा का मतलब होता है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से डिवाइड करेंगे, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट 1500 डिवाइड बाय x माइनस 1500 डिवाइड बाय x + 250 और इक्वल टू 1/2 हो गया। 1500 कॉमन निकाल लेते हैं, पीछे रहता है 1/x माइनस 1/x + 250 इक्वल टू 1/2। अब आपको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो 1500, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और नीचे आएगा x × x + 250, और यहाँ आएगा x + 250 माइनस x इक्वल टू 1/2, x कैंसिल, आ गया 1500 इंटू ये 2 वहाँ जाकर मल्टी हो जाएगा, 500 बन जाएगा, और इधर x² + 250x, तो x² + 250x। ठीक है, और ये कर लीजिए, 15 5 हो चुका है 75, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारे पास देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट डिस्क्रीमेंट निकालते हैं इसका, तो b² - 4 ac करके करेंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास है 250 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a आपका 1 है माइनस c। ठीक है, तो 25 को आपको पता 6 to 5 होता है, कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो और आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास 75, 150 होता है, 300 आ जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सबको प्लस कर लीजिए, 2 आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट 625 625 00 306250, तो 306250 है इसका। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, सॉरी इसका अंडर रूट निकालेंगे, मतलब इसको फैक्टराइजेशन करिए, यू विल गेट, हाँ, तो उसके बाद रूट्स निकालेंगे, हमारे पास रूट्स आएगा x = -b + -√d डिवाइडेड बाय 2 × a, तो हो जाएगा आपके पास -b, तो b आपके पास था कितना, -2t + -306250 डिवाइडेड बाय 2 × 1 आ जाएगा। याद रखिए, इसको जब करेंगे 1750 आएगा आपके पास। 1750 का जब आप करेंगे तो यहाँ से मिलेगा -250 + 1750
डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 1500 डिवाइड बाई 2, आपके 750 हो जाएगी। तो 750 आपकी स्पीड बन जाएगी, क्योंकि दूसरे वाला आप करके देख लीजिएगा, खुद वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। तो देयरफॉर यूजुअल स्पीड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन से मैंने निकाला, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट दिस वन। ठीक है, तो ये था 32 क्वेश्चन। फिर से बता रहा हूं, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो एक ही फॉर्मुला याद रखना है, टाइम का फॉर्मुला याद रखना है। कंपैरिजन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मोर लिखा हुआ है या इंक्रीज लिखा हुआ है, स्पीड हमने इंक्रीज की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जर्नी करता है, कुछ भी करता है तो उसमें तो ही हमारे पास प्लस होता है टाइम, अदरवाइज हमारे पास कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन में देख लीजिए हमने स्पीड बढ़ाई है, तो स्पीड बढ़ाई है तो जो फास्ट होगा केस उसमें टाइम कम लगेगा, जो स्लो है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो उसमें से फास्ट ये है क्योंकि स्पीड हमने बढ़ाई है, स्पीड बढ़ाई है इसलिए मैंने यहाँ फास्ट लिखा है। फास्ट के लिए टाइम कम लगता है, याद रखिए, स्लो के लिए टाइम ज्यादा लगता है। तो T1 की वैल्यू बड़ी है, T2 की वैल्यू छोटी है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब बढ़ते हैं 32 के और वाले पार्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट 32 का और वाला पार्ट अगर मैं पढ़ता हूं ध्यान से, क्या करता है? अ शॉपकीपर बाय सम बुक्स फॉर ₹80 इफ ही हैड 4 मोर बुक्स फॉर सेम अमाउंट, ईच वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट। तो लेट द नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू, लेट द नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू हम ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं? x ले लेते हैं। ठीक है, तो केस 1 में हमारे पास उसने अमाउंट कितना है 80 है, ठीक है, और बुक्स कितनी हमारे पास x है। तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक, कॉस्ट ऑफ वन बुक कितनी आ जाएगी भाई? टोटल को डिवाइड कर देंगे x से। ठीक है, नंबर 1 आ गया हमारे पास। कॉस्ट है तो उसको C1 ले सकता हूं, C1 इक्वल्स टू 80 बाई x हो गया। आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से हमारे पास आया। केस 2, ठीक है, अमाउंट फिर से 80 है लेकिन बुक्स जो है वो बढ़ चुकी है। कितने बढ़ा दिए हमने? बस 4 मोर बुक्स कर दी हैं। ठीक है, तो कॉस्ट क्या रहेगी हमारे पास? C2 कितना देगा भाई? 80 को डिवाइड कर देंगे x+4 से, कॉस्ट ऑफ वन बुक, कॉस्ट ऑफ वन बुक। ठीक है, अब किसमें इसको सस्ती मिल रही है भाई? इसमें 80 रुपए की इसको इतनी ज्यादा बुक्स मिल रही है इसमें, तो सस्ता कौन सा रेट है? ये सस्ता है, ये महंगा है? दिस इज चीप। ठीक है, ये चीप है। तो याद रखिए कंपैरिजन, तो दोनों में कंपैरिजन बता रहा है हमारे पास। देख लीजिए कितना रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं, कितने रुपए कम देने पड़ रहे हैं, इसको 1 लेस लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा? ATQ हमारे पास, देख लीजिए ये चीप है तो ये बाद में लिखेंगे। C1 माइनस C2 इक्वल्स टू, कितना डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस है 1 रुपए का, तो इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, पुट कर लीजिए सारी वैल्यू, 80 डिवाइड बाय x माइनस 80 डिवाइड बाय x+4 इक्वल्स टू 1। अगेन 80 यू कैन टेक एज कॉमन, तो 1 बाय x माइनस 1 बाय x+4 इक्वल्स टू 1 हो गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हो चुका है x+4 माइनस x डिवाइड बाय x²। थोड़ा सा शॉर्ट में नहीं करूंगा कैलकुलेशन, तो देख लीजिए x कट गया तो हो गया 320 और ये हो जाएगा x² प्लस 4x, तो हो चुका है x² प्लस 4x माइनस 320। ठीक है, अगेन डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो हो जाएगा b² माइनस 4ac माइनस 4 इंटू a इंटू 320। ठीक है, 4 का 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8 4 3 12, तो हो जाएगा 1296 डिस्क्रिमिनेंट। आई होप 1296 आपको पता होगा, 36 का होता है मेरे ख्याल से, चेक कर लेता हूं फिर भी। यस 36 का है ये हमारे पास, तो आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस 4 प्लस माइनस 1296 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, अब कर देता हूं कैलकुलेशन, यहां कर देता हूं। तो x की वैल्यू चुकी है माइनस 4 प्लस माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस 4 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 2, तो देख सकते हैं 32 डिवाइडेड 2, तो x की वैल्यू 16 आ गई है। तो देयरफॉर x इक्वल टू 16। तो बुक्स हमारे पास 16, आप जाके पुट भी कर सकते हैं, 16 से करेंगे 5 मिलेगा और यहाँ से 20 करेंगे 4 मिलेगा। ठीक है, तो टोटल देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ बुक्स जो है हमारे पास वो 16 थी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आसान सा क्वेश्चन था, याद रखिए एक्सपेंस वाला क्वेश्चन जो है और ये वाला जो क्वेश्चन है टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो याद रखिए अगर 80 रुपए की आपने एक्स बुक्स ली है तो एक बुक कैसे बढ़ेगी? टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ बुक्स से। ठीक है, सेकंड वाला बाद में क्यों लिखा और इसमें कंपैरिजन क्यों किया? सबसे पहले अगर हमें देखें तो दोनों के अमाउंट का डिफरेंस 1 लेस लिखा हुआ है, तो 1 लेस मींस कंपैरिजन किया। 1 मोर करता है तो भी हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में बड़ी वाली चीज पहले रखते हैं, छोटी वाली चीज बाद में रखते हैं। तो किसमें बुक महंगी पड़ रही है? बुक महंगी पहले केस में पड़ रही है, यहाँ 80 रुपए की एक्स मिल रही है बुक्स, और यहाँ पे 80 रुपए की 4 बुक्स और ज्यादा मिल रही है। एक्स तो मिल रही है, 4 बुक्स और ज्यादा मिल रही है, तो इसलिए हमारे पास सस्ता है। सस्ता वाला बाद में आएगा क्योंकि इसमें रेट कम पड़ रहा है, पहले वाले में कॉस्ट बढ़ रही है बुक की ज्यादा, एक बुक की ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 32। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, जो कि आपका बीपीटी से रिलेट करता है। तो बीपीटी में दोबारा सॉल्व नहीं करने वाला, तो सीधा मैं इसका जो सब पार्ट है वो करके दिखाऊंगा। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 क्वेश्चन जो है बीपीटी से रिलेट करता है, और बीपीटी को ही यूज करके आपको जो प्रूफ करना है वो पढ़ लेता हूं। इन ट्राइंगल एबीसी, सॉरी ट्रापीजियम एबीसीडी, एबीसीडी हमारे पास ट्रापीजियम है एबीसीडी, और हमें प्रूफ करना है इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ठीक है,
और हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ, और गिवन क्या हमारे पास, सबसे पहले गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और टू प्रूफ करना हमारे पास ए ओ डिवाइड बाय बी ओ इक्वल्स टू सी ओ डिवाइड बाय डी ओ। लेकिन ये बीपीटी से प्रूव करना है, इसको आप सिमिलैरिटी नहीं लगा सकते, इसका ध्यान रखिए। तो इसके लिए करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। जब बीपीटी करनी है तो कंस्ट्रक्शन लगानी है, और कंस्ट्रक्शन क्यों लगानी है, क्योंकि बीपीटी लगाने के लिए एक ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या चाहिए, हमें दो पैरेलल साइड चाहिए, तो वो तो हमारे पास नहीं आ रही, ठीक है। तो ड्रॉ करेंगे ओ ई पैरेलल टू ए बी, ठीक है, बट हमें पता है जो ए बी है वो पैरेलल सी डी है, तो दिस इंप्लाइज ओ ई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। सीधा प्रूफ पे आता हूं, तो लिखते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास ये दोनों साइड्स आ रही है, कौन से, इन ट्राइंगल डी ए बी, देख सकते हैं आप, ठीक है, ओ ई पैरेलल टू ए बी है, ठीक है। तो कैसे लिखना है आपको, वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो बन जाएगा ए ई डिवाइडेड बाय ई डी इक्वल्स टू बी ओ डिवाइडेड बाय ओ डी, ये आ जाएगा नंबर 1। कैसे हुआ, बाय बीपीटी। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अब ऐसा ट्राइंगल देख लीजिए जिसमें हमारे पास ओ ई और सी डी आ रहा है, वो हमारे पास इन ट्राइंगल, नाम है इसका, नाम है हमारे पास एडीसी। एडीसी में देख लीजिए ओ ई इज पैरेलल टू सी डी है, तो दिस इंप्लाइज क्या बन जाएगा, ए ई डिवाइडेड बाई ई डी इक्वल्स टू ए ओ डिवाइडेड बाई सी ओ, नंबर 2 बाई बीपीटी। अगर दोनों कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, अगर आप देखेंगे ये दोनों साइड सेम है, तो बी ओ डिवाइड बाई ओ डी इक्वल्स टू ए ओ डिवाइड बाई सी ओ। नेक्स्ट, इसको रीअरेंज कर लीजिए, देख लीजिए हमसे, हमें इसको यहाँ लेके जाना है, तो ए ओ के नीचे ले आओ बी ओ, और सी ओ को ऊपर ले जाओ, तो हमारे पास यही चाहिए, हेंस हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हमने किया। देखो, बीपीटी करने के लिए आपको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 था ये। आप ट्राइंगल्स को भी देख सकते हैं यही क्वेश्चन को, बट ध्यान रखिए इसको हम सिमिलैरिटी से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में नहीं लिखा होता यूजिंग अबव थ्योरम, मतलब कि बीपीटी के जरिए हमने नहीं प्रूव करना होता, तो हम सिमिलैरिटी भी यहाँ पे लगा सकते थे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, किस तरह से हमने किया। थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, ये आपको तभी आएगा अगर आपको पहले से नॉलेज थी, नहीं तो आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर से बता देता हूं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। हमें ऐसे ट्राइंगल्स लेने हैं जिसमें दो लाइंस पैरेलल है, तो मैंने ओ ई ड्रॉ की ए बी के, अब ए बी सी डी के पैरेलल थी, तो इसलिए ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी। सबसे पहले देखा ओ ई और ए बी, ऐसा कौन सा ट्राइंगल जिसमें आ रही है, वो था डी ए बी, तो डी ए बी में लगाई बीपीटी। बीपीटी कहती है डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू, या ए ई बाई डी ई इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी, वो लिख दिया मैंने। अब ये दोनों, ये और ये एडीसी में आ रही थी, तो एडीसी ट्राइंगल लिया, और इसमें बन गया ए ई डिवाइड बाई ई डी इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई ओ सी। अगर आपने इसको उल्टा लिख दिया तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा एक स्टेप में, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 34, देखते हैं इसको ध्यान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर 34 रिलेट करता है स्टैटिस्टिक्स से, और स्टैटिस्टिक में ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है हमारे पास, और डील कर रहा है ये हमारे पास किससे, मीन से डील कर रहा है। तो उस मीन में आपको पता है क्लास इंटरवल बनानी पड़ती है सबसे पहले, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, और 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। एक्सआई निकाल लीजिए, एक्सआई हमारे पास आएगा 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है फ्रीक्वेंसी, एफ आई ऑलरेडी गिवन है, 3, 6, 9 और है 13, देन एफ है, देन 5 है, देन 4 है, ठीक है। 12 3 36, 14 6 84 होता है हमारे पास, 16 9 144 बन जाएगा, और 18 इंटू 13 करेंगे तो 18 3 54, 234 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया 20 एफ, ये आ गया 110, 24 4 96 हो गया, ठीक है। सबमिशन एफ आई चाहिए, सबमिशन एफ आई हमारे पास आता है 6 3 9 18 18 3 21 31 31 5 31 5 36 और 4 40 हो गया, 40 आ गया यहाँ पे हमारे पास, और इसको प्लस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 80 6 4 10 14 18 18 और 6 24, 2 कैरी हो गया, 8 3 11 4 15 18 19 19 9 19 9 19 और 9 हो गया 28 28 2 30 हो गया, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन जरूर से चेक कर लीजिएगा, इसका गलती तो नहीं हुई है। एक बार फिर से एक बार देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, आराम से करते हैं इसको, ठीक है। 6 4 10 4 14 4 18 6 24, ठीक है। नेक्स्ट 8 3 11 4 15 13 18 19 19 9 28 2 30, ठीक है। 3 आ चुका है, 3 4 5 6 7 704 प्लस 20 एफ आ रहा है। नेक्स्ट मीन का फॉर्मूला, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन एफ आई, ठीक है। कर लीजिए पुट यहाँ पे, या हमारे पास एक्स आता है 18, और यहाँ पे हो चुका है हमारे पास 18 के अलावा, तो ये हो चुका है 704 प्लस 20 एफ डिवाइड बाय 40 प्लस एफ हो जाएगा, यहाँ पे ये एफ छूट गया था फिर से,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 प्लस एफ और ये 70 प्लस 20f हो चुका है। ये हो जाएगा 18 4 72 प्लस 18f इज इक्वल टू 704 प्लस 20f। एफ वाली टर्म से एक साइड कर लीजिए, 20f माइनस 18f हो जाएगा 2f और यहाँ पर हो जाएगा 720 माइनस 704 जो कि हो जाएगा 16। तो f की वैल्यू आपके पास आती है 16/2 दैट इज 8। तो f की वैल्यू आ चुकी है 8, दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 35। करवा देता हूं एक बार, आप देख लीजिए ध्यान से। इसका मैं अपर पार्ट करवा देता हूं जो कि आपकी एग्जांपल है। इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट 35 का क्वेश्चन करा रहा हूं। साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय सेक ए माइनस टैन ए। तो देख लीजिए, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, जब भी एक साइन एक कॉस की हो तो याद रखिए हम हमेशा बड़ी साइड लेंगे। डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए, क्योंकि हमें बनाना है टैन। तो साइन डिवाइड बाय कॉस माइनस कॉस डिवाइड बाय कॉस प्लस 1 बाय कॉस, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी करेंगे साइन डिवाइड बाय कॉस प्लस कॉस डिवाइड बाय कॉस माइनस 1 बाय कॉस। डिवाइड करते ही ये साइन और कॉस बन चुका है टैन, ये कट गया 1 हो गया है, और ये बन चुका है आपका सेक ए। इसी तरह नीचे भी रहेगा टैन ए प्लस 1 माइनस सेक ए। जो आपको चाहिए वो देख लीजिए, डिनोमिनेटर में हम आंसर चाहिए। डिनोमिनेटर में जो आंसर चाहिए उसको इकट्ठा रख लीजिए, तो इकट्ठा रख लेते हैं टैन ए माइनस सेक ए प्लस 1। ध्यान से देख लीजिए इसके बाद स्टेप, क्योंकि हमें सेक ए प्लस का चाहिए और टैन ए माइनस का चाहिए, तो माइनस कॉमन ले ले। जैसे माइनस कॉमन ले लिया, सेक ए हो जाएगा प्लस का, टैन हो जाएगा माइनस का, और इसको ले लीजिए ऐसे एज इट इज। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा इसके साथ कैंसिल करना है, तो इस 1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकोटेन में। तो याद रखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज, या इक्वल टू डाल सकते हैं हम। कर लीजिए नीचे वाले को कन्वर्ट, टैन ए माइनस 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए माइनस टैन ए प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। ऐसा करते ही ये देख सकते हैं आप, ये बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको ब्रेक कर लीजिए, लिख लीजिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो बन जाएगा सेक ए माइनस टैन ए और सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, दोनों को ध्यान से देख लीजिए, कॉमन निकल रहा है कुछ हमारे पास, दोनों में ध्यान से देख लीजिए। सेक ए माइनस टैन ए कॉमन निकलता है, जैसे ही सेक ए माइनस टैन ए कॉमन निकालते हैं पीछे रह जाता है आपके पास यहाँ पे माइनस, और 1 रह गया है, और यहाँ से देख लीजिए ये निकाल दिए तो पीछे रहेगा सेक ए प्लस टैन ए, और ऊपर वाला पार्ट देख लीजिए, इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। टैन ए प्लस का माइनस 1 सेक ए सब कट गया है, और यहाँ बच चुका है 1, तो हो चुका है 1 डिवाइड बाय सेक ए माइनस टैन ए, जो कि आपका आरएचएस के बराबर आ चुका है और हेंस प्रूव हो चुका है। तो याद रखिए, जब भी आपको एक साइन एक कॉस की ऊपर और एक साइन और कॉस की नीचे दिख जाए तो आपको यही करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, उसको टैन बनाना है, क्योंकि यहाँ टैन चाहिए। तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, ये डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिखा है, सबको कॉस से डिवाइड किया, कॉस से डिवाइड करिए, ये बन गया। नेक्स्ट आपको सेक और टैन नीचे चाहिए, तो मैंने उनको रख लिया। सेक आपको प्लस का चाहिए था, तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इस तरह से बन गया। नेक्स्ट इस 1 को काटना है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा में। यहाँ ए यूज किया तो हम ए यूज करेंगे, ये बन चुका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ से देख लीजिए दोनों में सेक ए माइनस टैन ए कॉमन था, निकाल दिया, पीछे रह गया माइनस, और यहाँ पे इसके आ गया 1 प्लस, ये आ गया पूरा का पूरा सेम टू सेम टर्म है, कट के 1 आ गया ऊपर, तो 1 बच जाएगा ऊपर, नीचे आएगा सेक ए माइनस टैन ए। इसका और के दोनों पार्ट आपको वीडियो में मिल जाएगा, एक्सरसाइज 8.3 का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो दोनों पार्ट्स बुक के हैं। ये भी बुक का है, बट ये एग्जांपल था तो इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया, और थोड़ा सा टफ था। बाकी दोनों पार्ट्स इजी हैं जो इसके और में आ रखे हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अब इस क्वेश्चन पेपर की लास्ट सेक्शन को, दैट इज योर केस बेस्ड स्टडी। तो इसको ध्यान से देखिए, और नेक्स्ट हम केस बेस्ड स्टडी की तरफ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई 36 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। तो देख लीजिए, 2 स्कूल्स हैं पी और क्यू। वहां पे हमें बता रखा है कि जो हॉकी के लिए है वो हमारे पास जो प्राइस है वो ₹X है पर स्टूडेंट। तो हॉकी के लिए ₹X है और ₹Y है क्रिकेट के लिए, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन में देख लीजिए हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 9500
5 हॉकी के लिए, तो 5x प्लस 4y बन जाएगा, क्योंकि 4 क्रिकेट के लिए इक्वल्स टू 9500 आ गया। इसको इक्वेशन 1 बन जाएगी। और इक्वेशन 2 आपकी जो है वो बन जाएगी हमारे पास 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7370, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड में कहता है व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। तो हॉकी निकालने के लिए इनको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट, आपके पास जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो मर्जी आई यूज कर लीजिए। y की वैल्यू 1150, तो क्रिकेट की 1150 है और हॉकी की 980 है। इसी का और पार्ट डिस्कशन करता हूं मैं यहाँ पे। तो विच गेम्स प्राइस इज मोर, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिकेट का ज्यादा है, क्योंकि क्रिकेट में 11750 है और 980 हॉकी का है। माइनस कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 170 का डिफरेंस है। ठीक है, तो और पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि किसका प्राइस ज्यादा है, तो क्रिकेट का ज्यादा है, क्रिकेट की ट्रॉफी महंगी है एज कम्पेयर टू हॉकी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमसे पूछता है कि अगर हमें 2 हॉकी और 2 क्रिकेट के प्राइसेस देने हो तो हमें कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 2y, और क्योंकि x की वैल्यू आपको पता है 980 और इसकी वैल्यू पता है आपको 1150, याद रखिए दोनों को प्लस करना है, अलग अलग आंसर नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया 0 2 8 16 2 9 18 19 1960, और यहाँ पे आता है हमारे पास 2300, प्लस कर लेंगे तो आपको हो जाएगा ये हमारे पास 2 3 4 4260 हमारे पास देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 1 पार्ट 2 और इसका और वाला पार्ट और पार्ट 3 आपको क्लियर होगा। फिर से बता रहा हूं, हॉकी के लिए x था, क्रिकेट के लिए y था, क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो ये बन गई पहली क्वेश्चन, ये दूसरी क्वेश्चन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करोगे, x की वैल्यू 980, y की वैल्यू 1150। ठीक है, और वाले पार्ट में कहता है कि कौन सा स्पोर्ट में ज्यादा महंगा प्राइस है, तो क्रिकेट में ज्यादा है, कितना ज्यादा है 170 रुपीज, इसके ज्यादा है। और थर्ड पार्ट में पूछता है कि अगर हमें 2 क्रिकेट और 2 हॉकी के प्राइसेस अगर हमें देने हैं तो हमें कितने पैसे खर्च करने होंगे। तो इन दोनों को प्लस करना बहुत जरूरी है, प्लस नहीं करेंगे तो आपका हाफ मार्क्स कट सकता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि केस स्टडी नंबर 1 हमने कर चुका है। नेक्स्ट केस स्टडी 2 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 2 जो कि रिलेट करती है एपी से, आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन में आ रही होगी आपके पास क्वेश्चन। तो हमारे पास देख लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पे। इन एन एग्जामिनेशन हॉल द एग्जामिनर मेक्स स्टूडेंट्स सिट इन सच अ वे यू कैन इन सच वे कैन चीट फ्रॉम other student and makes no student sit uncomfortably. So the teacher decided to mark the numbers on each chair 1 2 3 4. तो चेयर पे उसने मार्क किया 1 2 3 4 and there are 25 students and each student is seated at alternate position in examination such that the sequence formed is 1 3 5. तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट की हमारे पास जो बन रही है एपी वो बन रही है 1 3 5 इस तरह से बन रही है, और ये आ गई हमारे पास। दूसरा हम लोग करेंगे यहाँ पे, हमारे पास दूसरी जो एपी बन रही है वो बन रही है हमारे पास किसकी, वेकेंट सीट की। तो वेकेंट सीट ऑल्टरनेट है, तो 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर की सीट क्या है, खाली है हमारे पास। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हमसे कहता है कि कौन सी सीक्वेंस बन रही है, तो भाई बिल्कुल एपी है इसका आंसर। ठीक है, और सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड द सीट नंबर ऑफ द लास्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास टोटल बच्चे हैं 25, तो लास्ट वाले का आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको फाइंड आउट करना है A25, क्योंकि स्टूडेंट से रिलेटेड है तो आपको स्टूडेंट वाली देखनी है। तो फॉर्मूला होता है A + 24D, और A है 1 + 24 × 2, तो हो जाएगा 48 + 1 49th। तो 49th सीट होगी ऑफ 25th स्टूडेंट। आई होप दिस इज क्लियर। इसका और वाला पार्ट हमारे पास देखने को मिलता है, सॉरी इसका और नहीं है, थर्ड का और है। थर्ड पार्ट में कहता है फाइंड द सीट नंबर ऑफ 10th वेकेंट सीट। तो A10 फाइंड आउट करना, लेकिन वेकेंट है ये, तो वेकेंट वाली एपी देख लीजिए, तो आएगा A + 9D। ठीक है, ए की जगह आपके पास आएगा 2 + 9 × 2, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, और लास्ट में हमसे पास पूछता है कि विच नंबर ऑफ स्टूडेंट विल सिट ऑन द 27th सीट नंबर। तो 27 नंबर की सीट पे हमारे पास कौन सा बच्चा बैठेगा। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें क्या हमारे पास 27वीं नंबर की सीट है। तो आपको क्या करना है, 27 आपको दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा यहाँ पे हमारे पास बच्चा बैठेगा। ठीक है, तो इसका और वाला पार्ट यहाँ पे कर देता हूं मैं, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से इसको। तो an की वैल्यू आपको दे रखी है 27, लगा लीजिए फॉर्मूला A + n - 1 × d = 27। क्योंकि आपको बच्चे का नंबर बताना है तो बच्चे वाली लेनी पड़ेगी, दैट इज दिस वन। तो 1 + n - 1 × 2 = 27, ये 27 - 1 हो जाएगा, तो बन जाएगा 26 / 2। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये बन जाएगा आपके पास कितना 13, तो आ जाएगा सीट नंबर 14। ठीक है, तो 14th स्टूडेंट will sit at 27 seat।
आई होप दिस इज क्लियर। आसान सी थी हमारे पास। 2 एपी बनेगी, ध्यान रखिएगा। पहली एपी होगी स्टूडेंट की जिसमें बैठ रहे 1, 3, 5 ये वाली सीट नंबर पे बैठ रहे, और जो वैकेंट सीट है वो आपकी आएगी सीट नंबर 2, सीट नंबर 4, सीट नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आपको स्टूडेंट बोल रहा है तो आपको स्टूडेंट वाली एपी लेनी है, और अगर आपको वैकेंट सीट की बात कर रहा है तो आपको वैकेंट सीट वाली एपी लेनी है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, दैट इज योर केस स्टडी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 38। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 38 में फिगर दे रखी है, तो फिगर मैं यहां बना देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से है, काफी सारे राइट ट्राइंगल्स हैं इसमें, तो इसलिए ध्यान से करिएगा बिल्कुल, ठीक है। अब देख लीजिए, सबसे पहली बात करता है, ये एंगल आपको 30 दे रखा है, ये वाला आपका 45 है, और ये जो बड़ा वाला है दैट इज योर 60 डिग्री, ठीक है। नाम दिए हुए ऑलरेडी, सब कुछ दे रखा है, बस आपको सॉल्व ही करना है। बी आ गया, ये ई आ गया, ये डी आ गया, ये एफ आ गया, और ये आपके पास ए आ गया। बर्ड स्टार्टिंग में यहां बैठा था, फाइनल यहां पहुंच गया, ये आपकी आई बॉल, बॉल यहां पे, ठीक है। ओके, सबसे पहला हमारे से पूछता है यहाँ पे, और कुछ हमें दे रखा है 80 मीटर है ट्री की हाइट, तो 80 मीटर यहाँ पे है, तो ये भी 80 मीटर ही रहेगा, ठीक है। हाइट आपको दे रखी है। देख लीजिए सबसे पहले हमसे क्या कहता है, तो देख लीजिए, मान लीजिए एक बच्चा है जो यहाँ पे सी पे बैठा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। सी पे बैठा हुआ है, एक बर्ड को वो ऑब्जर्व करता है, वो है ए पे, ठीक है। तो जैसे ही बॉल हिट होता है, क्रिकेट में यहाँ पे क्रिकेट का मैच चल रहा है, अगर जैसे ही बॉल एफ पे पहुंचता है तो ये बर्ड घबरा के यहाँ से फ्राइटन होके ए से डी पॉइंट पे जाता है और मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, मतलब इसकी वर्टिकल हाइट चेंज नहीं हो रही है, ये ए से डी पे जा रहा है, और इसने ऐसा जाने पे कितना टाइम लगाया, इसने लगाया है 2 सेकंड्स। यहां से यहां जाने में इसको 2 सेकंड लगे हैं, ठीक है। अब पूछता है हमसे सबसे पहला में, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री ही वाज ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, ठीक है। तो देख लीजिए हमारे पास ट्री जो है उससे कितना डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है, तो आपको बीसी पूछा हुआ है, तो देख लीजिए आपको लेना पड़ेगा इन राइट ट्राइंगल, नाम है एबीसी, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, आपको बीसी फाइंड आउट करना है, तो लगेगा tan, और यहाँ पे एंगल आ रहा है 45, आ जाएगा AB डिवाइडेड बाय BC, और क्योंकि AB की वैल्यू आपकी 80 है और tan 45 1 होता है, तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी 80 मीटर। आई होप दिस इज फर्स्ट वन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पूछता है सेकंड में, पहला पार्ट पूछता है, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम। बर्ड की इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन डी है, तो आपको एडी फाइंड आउट करना है। एडी फाइंड आउट करने के लिए आपको बीई फाइंड आउट करना है। अब बीई की वैल्यू कैसे मिलेगी, आप निकालेंगे पूरा सीई, उसमें से माइनस कर देंगे बीसी। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे बड़ा ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल डीईसी। डीईसी में देख सकते हो कौन सा एंगल आ रहा है, डीईसी में 30 आ रहा है, तो tan 30 इक्वल टू डीई डिवाइडेड बाय सीई। डी ही है 80, सीई ये रहा है, ये 1/√3 है, तो सीई की वैल्यू आ गई है 80√3। आई होप दिस इज क्लियर। और क्योंकि हमें बीई निकालना है तो सीई में से आपको सीबी माइनस करना, तो उसके लिए मैं ट्राइंगल लूंगा दूसरा, इन राइट ट्राइंगल, नाम लिख दीजिए इसका एबीसी। और क्योंकि मुझे बेस फाइंड आउट करनी है, मुझे परपेंडिकुलर पता है, तो मैं अगेन tan यूज करूंगा, लेकिन एंगल कितना आएगा इसमें, एंगल ध्यान से देख लीजिए, एंगल आएगा हमारे पास कितना, फिर से हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है बीसी, और मैंने निकाल चुका है ऑलरेडी, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली निकालूंगा। देयरफॉर हमारे पास बीई कैसे मिलेगा, बीई निकालने के लिए आपको सीई में से माइनस करेगा पड़ेगा बीसी। तो देख लीजिए सीई है 80√3, और इसमें से माइनस किया मैंने 80 कॉमन आ जाएगा, बचेगा पीछे √3 - 1 मीटर। तो इतना बर्ड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बर्ड इक्वल्स टू 80√3 - 1 मीटर। और इसका और वाला पार्ट देख लेते हैं। और वाले पार्ट में हमसे क्या कहता है, और वाले पार्ट में कहता है, आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई। तो बॉल देख लीजिए सी से एफ तक गई है, तो हमें सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सी एफ जो है वो कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, वो आ रहा है एफजीसी। तो इन राइट ट्राइंगल एफजीसी, तो लगाएंगे भाई, परपेंडिकुलर पता है और हमें फाइंड आउट करनी है हाइपोटेनस, तो साइन लगाऊंगा, साइन 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ जी डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा नीचे सी जी, सॉरी सी जी नहीं सी एफ, और क्योंकि ये 80 है सी एफ ही रहेगा, और यह है √3/2, तो कर लीजिए 160 हो जाएगा, और डिवाइड बाय √3 आ जाएगा। आप रैशनलाइजिंग कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 160 √3 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से काट के आप देख सकते हैं 3 5 15, ठीक है, 10 बचेगा, 3 3 9, 53.33 √3 मीटर। ये आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। और इसी के साथ हमारा लास्ट पार्ट बचता है, जो कि मैं कर देता हूं, लास्ट पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूं उसको। और लास्ट पार्ट में कहता है हमारे पास कि अगर मान लीजिए बर्ड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया बी से ई, ठीक है, ट्रेवल किया हुआ है हमारे पास 20√3 + 1, तो आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस आपको दे रखा है
अगर ये डिस्टेंस 20√3+1 हो जाता है तो आपको निकालना है टाइम, लेकिन स्पीड निकालनी है इसको मीटर पर मिनट में। तो देखो टाइम 2 सेकंड था, तो 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। क्यों 60 से डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि इसको मेरे को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 220 इंटू √3+1 इंटू 60 डिवाइड बाई 2, कैंसिल होके तो ये बन जाएगा 600√3+1 मीटर पर मिनट। ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड ऑप्शन का आंसर, थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करनी है, बट स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में नहीं चाहिए, आपको चाहिए मीटर पर मिनट में। ये डिस्टेंस अगर कहता है वो 20√3+1 है, तो आप बताइए स्पीड क्या होगी, क्योंकि टाइम तो सेम ही रखा है, टाइम के लिए कुछ नहीं बोला, तो टाइम हमारा 2 सेकंड रहेगा। ठीक है, तो 2 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 किया, इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा इट विल गेट रेसिप्रोकल, आपका आंसर रहेगा 600√3+1। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा और प्रेजेंटेशन पार्ट पे जरूर काम करिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो प्री बोर्ड 1 का पेपर है हमने पूरा सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए पूरा, तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं कि अगला आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, और चैनल पे जरूर से आपके पास लाइव वीडियोस भी आती रहेंगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को मैं एंड अप करता हूं। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।